जब भी टैक्स सेविंग की बात होती है तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है सेक्शन 80C का, क्योंकि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत कुछ नोटिफाइड स्कीम्स में इन्वेस्ट करके एक इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी टैक्सेबल इनकम से 1,50,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत सी स्कीम नोटिफाई की गई हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करके अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इन सब स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ काफी पॉपुलर है और उसके कुछ कारण भी हैं। लेकिन यदि मैं अपनी निजी राय दूं तो मुझे पीपीएफ के मुकाबले ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बेहतर लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं पीपीएफ की कुछ खूबियां तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि मुझे पीपीएफ के मुकाबले ईएलएसएस क्यों बेहतर लगता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में एक पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का ओरिजिनल टेन्योर 15 ईयर्स का होता है और मैच्योरिटी के बाद 5 ईयर्स के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करने पर टैक्स में छूट तो मिलती ही है, साथ ही इसकी जो खूबी है वो ये है कि इस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता, यानी कि वो टैक्स फ्री होता है। और साथ ही क्योंकि एक सॉवरेन स्कीम है यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, तो यहां पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। तो पैसों की सेफ्टी, फिक्स्ड इंटरेस्ट और साथ ही टैक्स में छूट, ये सभी चीजें इस स्कीम को काफी पॉपुलर बना देती हैं। लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली बेसिस पर रिव्यू होता है और समय समय पर यह बदल भी सकता है। प्रेजेंट में पीपीएफ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% है। और अब यदि बात करें ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की, तो जैसा कि नाम से पता चलता है यह एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है और इस स्कीम का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसका मिनिमम 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहां पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस पर। तो क्योंकि मेजरली पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो शेयर मार्केट की जैसी परफॉर्मेंस होगी या अंडरलाइंग जो पोर्टफोलियो है स्कीम का उसकी जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेंगे। लेकिन जहां पीपीएफ का टेन्योर 15 ईयर्स का है, वहीं ईएलएसएस का लॉक इन 3 ईयर्स का होता है। यानी कि जब यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो यूनिट अलॉटमेंट के बाद मिनिमम 3 ईयर्स तक उन यूनिट्स को होल्ड करना होगा, उसके बाद ही यूनिट्स को रिडीम किया जा सकेगा। हालांकि लॉक इन 3 ईयर्स का है, लेकिन यदि मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका सही फायदा आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से पीपीएफ में कमिटमेंट है कि आपको हर साल मिनिमम 500 रुपीज वहां पर डिपॉजिट करने होंगे, ईएलएसएस में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। आप यहां पर एक लमसम में इन्वेस्ट करके और फिर भूल सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो आप इन्वेस्ट करें या उस फोलियो में इन्वेस्ट ना भी करें तो यह भी संभव है। आप चाहें तो यहां पर एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ईएलएसएस पर जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो टैक्स फ्री नहीं होता। यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है और जो प्रेजेंट टैक्स रूल हैं उसके हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन्स एग्जम्प्टेड है और 1 लाख से जो भी अमाउंट एक्सीड होगा उसके ऊपर 10% के रेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। तो अब मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्यों मुझे पीपीएफ के मुकाबले ईएलएसएस बेटर लगता है। तो पहले बात कर लेते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ में पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट करने की, वो थी 1 लाख रुपीज। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से
इसे बढ़ाकर 1,50,000 कर दिया गया है। लेकिन मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए यहां पर यह मान के चलता हूं कि किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 1,00,000 रुपीज 1 अप्रैल को हर साल इन्वेस्ट किया पिछले 15 सालों में। तो यहां पर यदि 1 अप्रैल 2007 को 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं, तो क्योंकि उस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% था, तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 2008 को ये अमाउंट बढ़कर हो गया 1,08,000 रुपीज, क्योंकि 8,000 रुपीज का इस पर इंटरेस्ट ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग यानी कि 1 अप्रैल 2008 को अगेन 1,00,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए। तो 1,00,000 रुपीज जो फ्रेश डिपॉजिट किया गया और प्लस 1,08,000 जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंड में अमाउंट था, वो दोनों को मिलाकर 2,08,000 रुपीज हो गया। अब इसके ऊपर अगेन क्योंकि उस वक्त अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 8-9 में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का था, तो ये अमाउंट अगेन बढ़कर हो गया 2,24,640 एज ऑन 31 मार्च 2009। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है कि साल दर साल ये अमाउंट किस तरह से बढ़ता गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि समय समय पर बदलता गया, पहले ऐसा होता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत रेगुलरली नहीं बदलते थे, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें कि पीपीएफ भी है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को जी-सेक की यील्ड यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है उससे लिंक कर दिया गया और अब इसे टाइम टाइम पर रिव्यू किया जाता है और रिसेट किया जाता है। तो जहां पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर चेंज हुआ, तो मैंने उसे भी कंसिडर करके ये कैलकुलेशन किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर और 30 सितंबर 2016 तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पीपीएफ पर वो 8.10% था, जबकि 1 अक्टूबर 2016 से ये चेंज होकर 8% हो गया। तो फिर यहां पर मैंने कैलकुलेशन जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर किया, क्योंकि ऐसे मैं ये बोलूं कि अभी जो प्रेजेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%, उससे यदि मैं इसे कैलकुलेट करूं तो फिर एक अजम्पशन होगा, लेकिन मैंने जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा है उससे कैलकुलेट किया है। तो हमने पाया कि एज ऑन 31 मार्च 2022 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हुआ है, यदि हम वहां पर देखें तो यहां पर 1,00,000 रुपीज हर साल का यदि डिपॉजिट किया गया होता और जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट था पीपीएफ अकाउंट पर, तो ये अमाउंट हो जाता 29,26,028 रुपीज एज ऑन 31 मार्च 2022। बेशक ये अमाउंट टैक्स फ्री होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी भले ही अभी 7.10% है, लेकिन पास्ट में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहतर रहा है। लेकिन चलिए अब इसे कंपेयर कर लेते हैं ईएलएसएस के साथ। हालांकि इस कैटेगरी में बहुत सी स्कीम है, लेकिन मैंने यहां पर एक स्कीम चुनी है क्वांट टैक्स प्लान। क्वांट टैक्स प्लान 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च हुआ था। हालांकि उस वक्त इसका नाम क्वांट टैक्स प्लान नहीं था, बल्कि एस्कॉट टैक्स प्लान था और बाद में एस्कॉट म्यूचुअल फंड को क्वांट म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया था ईयर 2018 में और इस स्कीम का नाम एस्कॉट टैक्स प्लान से बदलकर क्वांट टैक्स प्लान हो गया। तो मैं इस एग्जाम्पल में जिस स्कीम का जिक्र कर रहा हूं यानी कि क्वांट टैक्स प्लान का, इसका नाम बदला है लेकिन स्कीम वही है। तो मैं आपको बताता हूं किसी इन्वेस्टर ने यदि इस स्कीम में इन्वेस्ट किया होता टैक्स सेविंग के लिए, तो फिर उसके पास एज ऑन 31 मार्च 2022 को कितनी पूंजी इकट्ठा हो गई होती। तो यहां पर हम देख लेते हैं ईएलएसएस। तो यदि इस स्कीम में सेम एग्जांपल जैसा मैंने जिक्र किया था पीपीएफ का, वैसे ही यदि हम ये लेकर चलते हैं कि क्वांट टैक्स प्लान में 1,00,000 रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं उन्हीं सब डेट्स पर जिन पर हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट करके कैलकुलेट किया था। तो आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो यूनिट्स अलॉट होती हैं,
प्रिवेलिंग एनईवी के हिसाब से। और यदि 1 अप्रैल 2007 को 1 लाख डिपॉजिट किया गया, उस वक्त जो एनईवी थी रेगुलर प्लान की ग्रोथ ऑप्शन में, वो यहाँ पर दी हुई है और उसके हिसाब से ये यूनिट्स अलॉट हुई हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया कि वो वैल्यू कितनी बनी। तो 1/4/2007 को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं और उसके बाद हमने देखा कि जो यूनिट्स पहले की थी, साथ में नई यूनिट जो अलॉट हुई नए इन्वेस्टमेंट पर, टोटल मिलाकर एज ऑन 31 मार्च 2022 उस इन्वेस्टर के पास होंगी 29,866 यूनिट्स। हालांकि जुलाई 2020 से म्यूचुअल फंड जब परचेज करते हैं तो उस पर 0.005% के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भी एप्लीकेबल होती है, यानी कि 1 लाख पर 5 रुपए। तो यहां पर जो यूनिट्स हैं इस पर थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन ये क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 1 लाख पर 5 रुपए, तो ये फर्क बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन यदि आप नंबर पर यहां पर जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो एनईवी है ये रेगुलर प्लान की है। डायरेक्ट प्लान में जो यहां पर यूनिट्स अलॉट होंगी वो कुछ अलग होंगी, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो का अंतर है, जिसकी वजह से आपको यहां पर जो यूनिट्स की एनईवी है वो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान की अलग अलग दिखाई देती है। तो यदि मैं 1 लाख पर 5 रुपए का जो स्टैंप ड्यूटी है, जो कि अभी 2020 से एप्लीकेबल हुई है, उसे कंसिडर ना करूं तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स निकल कर आती हैं। और यदि हम देखें कि जो 31 मार्च 2022 को एनईवी थी उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट हो जाता है 68,24,460 रुपीज। तो कहां हमने पीपीएफ में देखा कि अमाउंट बना था 29,26,028, जबकि ईएलएसएस में ये उसके मुकाबले डबल है। अब यदि हम ये भी मान लें कि ईएलएसएस में जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स भी चुकाना होगा और 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उस पर 4% का, यानी कि जो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होता है उस अमाउंट पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल है, तो जो कि हो जाता है 10.4%। तो यदि मैं ये भी ना मानूं कि जो 1 लाख रुपीज का पहला कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट होता है, हम उसको भी भूल जाते हैं। मान लेते हैं कि इन्वेस्टर का 1 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑलरेडी कहीं और हो गया था और इस पूरे अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टर को 10.40% के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ा, तो भी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हैं वो काफी ज्यादा होंगे। मैं यहां पर कैलकुलेट कर लेता हूं, यानी कि ये जो अमाउंट है इसको यदि मैं ऐसे देखूं कि इस अमाउंट का 10.4% हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में चुकाना होगा, और इसको हम यहां से माइनस कर लेते हैं तो ये अमाउंट आएगा यहां पर 61,14,716 रुपीज। तो यानी कि तब भी यदि मैं कंपेयर करूं जो पीपीएफ का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट था या बैलेंस था एज ऑन 31 मार्च 2022, तो ये अमाउंट कितना होता है देख लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, और वो आता है 31 लाख, और वो आता है 31,88,000 रुपीज। तो मैंने जो कहा था कि मुझे पीपीएफ के मुकाबले ईएलएसएस बेटर लगता है, उसका जो मेन कारण है वो है स्कीम में जो ग्रोथ की अपार संभावना है। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, इसके लिए मैंने कहा संभावना, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो चाहे कई ईयर्स ऐसे रहे होंगे जहां पर ईएलएसएस के रिटर्न्स पीपीएफ के मुकाबले काफी कम रहे होंगे, लेकिन यदि हम बात करें 15 साल की तो यहां पर डेफिनेटली ईएलएसएस पीपीएफ के मुकाबले काफी बेहतर साबित होता है। अब मैंने यहां पर क्योंकि एग्जाम्पल दिया है क्वांट टैक्स प्लान का, तो मैं स्कीम के बारे में थोड़ा और आपको विस्तार से बता देता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि स्कीम 2000 यानी कि ईयर 2000 में लॉन्च हुई थी और उस वक्त इसका नाम एस्कॉट टैक्स प्लान था, लेकिन ईयर 2018 में
एस्कॉर्ट टैक्स प्लान बन गया क्वांट टैक्स प्लान। यदि हम स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट टैक्स प्लान का जो रेगुलर प्लान है उसका रिटर्न रहा है 13.04% का, और ये ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी ऑफ 3 नवंबर 2022। लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने 37.19% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं 5 ईयर का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR 21.83% रहा है। लास्ट 10 इयर्स में स्कीम ने 20.91% का रिटर्न डिलीवर किया है। जब मैं एक साल से अधिक समय के रिटर्न्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। स्कीम का बीटा 0.96 है यानी कि 1 से कम है, तो इसका मतलब यहां पर रिस्क मार्केट के मुकाबले आप कह सकते हैं कि कम है, और साथ ही स्कीम ने 15.67 का अल्फा जनरेट किया है। यानी कि यदि हम कंपेयर करें इस स्कीम की परफॉर्मेंस को इसके बेंचमार्क के साथ, तो यहां पर यह मालूम चलता है कि स्कीम अपने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही है। ये सभी रिटर्न्स जो मैंने आपको बताए ये रेगुलर प्लान के हैं, और डायरेक्ट प्लान के जो रिटर्न्स हैं वो इससे थोड़े और भी बेहतर होंगे। उसका कारण है क्योंकि जो डायरेक्ट प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो एज ऑन 30 सितंबर 2022 0.57% है, जबकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.62% है। और स्कीम का जो टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 30 सितंबर 2022 वो 1943 करोड़ का है। और स्कीम के यदि हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो यहां पर मेजर एलोकेशन लार्ज कैप में है, फॉलोड बाय मिड कैप, और बहुत ही कम यहां पर एलोकेशन स्मॉल कैप शेयर्स में है। और यदि सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो स्कीम में टॉप सेक्टर है कंज्यूमर स्टेपल, फॉलोड बाय सर्विसेज, और थर्ड टॉप सेक्टर यहां पर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है, और सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने लगभग 15% का CAGR डिलीवर किया है। स्कीम में मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है, और यहां पर आप लमसम या SIP दोनों ही तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्वांट टैक्स प्लान को मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, लेकिन यदि आप मेरी चॉइस की बात करें तो मुझे इस कैटेगरी में क्वांट टैक्स प्लान अच्छा लगता है। आपके पास ELSS कैटेगरी में बहुत सी चॉइसेस हैं। मेरा मकसद यहां पर यह बताना है कि किसी स्कीम के बहुत ही पॉपुलर होने से यह बात साबित नहीं होती कि वो स्कीम सच में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही सुटेबल है। आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि जो निवेश की अवधि है और साथ ही रिस्क एपेटाइट उसके आधार पर तय कर सकते हैं कि यदि आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स बचाना है तो आप किस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और यदि आप ELSS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने एक स्कीम का सुझाव यहां पर दिया है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपने कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है या किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यहां पर जो कैलकुलेशन मैंने आपके लिए की, साथ ही जो जानकारी आपके साथ शेयर की, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।